नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर जुड़ गई हूँ आपके साथ। मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, चर्चा कर रहे हैं, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये डीईओ ऑफिस गोपालगंज की तरफ से इनिशिएटिव है आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए। क्लास 10th हो या क्लास 12 हो, आपकी बोर्ड परीक्षाएं अच्छे से आप कवर कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें, इसलिए ये शुरुआत की गई है। तो बच्चों, इसका भरपूर फायदा उठाइए क्योंकि आपके कल्याण के लिए, आपके लिए इसको किया जा रहा है। आपके लिए टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स सारा का सारा मटेरियल रेडी करते हैं, जो भी इनका टीचिंग मटेरियल है, जो भी इनके नोट्स हैं उसको रेडी करते हैं, यहाँ पे आके आपके साथ डिस्कस करते हैं और बाद में चैप्टर एंड होने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो इसका फायदा हम अगर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने जो चीजें डिस्कस की थी, हमने मुद्रा से क्या लाभ होता है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड एटीएम क्या है, एटीएम मशीन क्या है, कैसी होती है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों पे हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज हम जो करने वाले हैं, एक बार फिर से मुद्रा से लाभ के टॉपिक से शुरू करते हैं। ये सब चूंकि पढ़ाया जा चुका है तो इसको हम क्विक रिकॉल देंगे। मुद्रा से लाभ में देखो, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है क्योंकि मुद्रा आने से उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु आसानी से खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में वो पैसा देके ले सकता है, उसको दूसरी वस्तु देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा जो इसका पॉइंट था वो हमने देखा था कि मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ होता है। एक तो उपभोक्ता को लाभ यानी कस्टमर, कंज्यूमर जो हम लोग हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसको भी उतना ही फायदा पहुंचता है क्योंकि उसे उत्पादन करने के लिए, वस्तु बनाने के लिए कारखाने में मजदूरों पे, मशीनों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, कच्चे माल पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे निवेश करने पड़ते हैं। तो ये निवेश का सिस्टम तभी आ पाया है जब हमारे पास मुद्रा का अस्तित्व है। आगे चलते हैं। जैसे देखो, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी जो 50,000 रुपए का कच्चा माल खरीदती है और मजदूरों को 20,000 रुपए मजदूरी देती है, फिर बिस्किट बेचकर वो 1,00,000 रुपए प्राप्त करती है। यानी कि 50 और 20,000 कितने हुए? 70,000 की इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने और लाभ उसको, और पूरा उसने कमाया कितना? 1,00,000। यानी कि लगभग 30,000 रुपए का फायदा इन्होंने कमाया है। ये फायदा कब कमाया है? जब इन्होंने 70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। आगे बढ़ते हैं। तो मुद्रा उत्पादन और लाभ की गणना को आसान बनाती है। नेक्स्ट था मुद्रा और साख, और यही वो टॉपिक था जो हमने चर्चा की थी अंत में पिछले लेक्चर में। देखो, साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ है विश्वास के आधार पर उधार लेना या उधार देना। यानी कि अब देखो, मुद्रा ने साख व्यवस्था को संभव बनाया है। बैंक जो होते हैं, बैंकिंग सिस्टम के विषय में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी चर्चा की थी। अगले चैप्टर में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अगले चैप्टर का नाम ही है हमारी वित्तीय संस्थाएं। यहाँ पर एक संक्षिप्त सा आपको बताती हूँ कि बैंक कार्य कैसे करता है। देखो, बैंक जो है लोगों की छोटी छोटी बचत को इनवाइट करता है, अपने यहाँ जमा करता है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके स्कूल के सभी टीचर्स का अकाउंट किसी बैंक में है, एक बैंक जिसका नाम है PQR, ये बैंक का नाम है। इस बैंक में आपके स्कूल के जितने भी टीचर हैं, समझिए कि 20 टीचर्स हैं, 20 टीचर का अकाउंट इस बैंक में है। अब इस बैंक ने 20 टीचर से कहा कि आप अपनी अपनी सेविंग जो है, आप सेविंग अकाउंट, आप कुछ पैसे हमारे पास जमा कर सकते हैं, हम आपको अच्छा इंटरेस्ट देंगे। अब इन 20 टीचर ने मिलकर के लगभग 1,00,000 रुपए इस बैंक में जमा किए, फिक्स किए या इन्वेस्ट किए, ऐसा कहो। हर टीचर को उसके इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिलेगा, ब्याज के साथ, है ना, सूद जिसे कहते हैं। और ये जो बैंक है जिसके पास 1,00,000 रुपए आए, तो इसको बैंक अपने पास रख के थोड़ी ना रखेगा। इस पैसे को बैंक दूसरे जरूरतमंद लोगों को ऋण देने में इस्तेमाल करेगा और ऋण देगा। मान लो अगर बैंक ने 8% इंटरेस्ट देने का कह के इन 20 टीचर्स से अपने यहाँ इन्वेस्ट कराया है, तो यही बैंक जब दूसरों को लोन देगा तो हो सकता है वो 10%, 11% या 12% इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दे। यानी कि यहाँ किसी ने अगर 100 रुपया लिया है तो वो उसको 110, अगर 10% है, या अगर 12% है तो 112 रुपए वापस करेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही बैंक का
फायदा है, यही बैंक की कमाई है ना। तो ये चीजें कब हो पाती हैं? जब हमारे पास मुद्रा का अस्तित्व है। मुद्रा है तभी ये साख की व्यवस्था, तभी ये ऋण की व्यवस्था चल पा रही है। आप सोच के देखिए, आप अपने जीवन से, हमारे जीवन से कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए मुद्रा का अस्तित्व समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। पैसे कहीं नहीं है, पैसे जैसी कोई वस्तु नहीं है। अब जब पैसे जैसी कोई वस्तु नहीं है तो आपको किसी कुर्सी की आवश्यकता है। मान लीजिए, कुर्सी कहाँ से लाएंगे आप? हो सकता है कुर्सी लाने के लिए आप टेबल सर पे लेके जाएं और ढूंढें कि भाई किसी को टेबल चाहिए, टेबल के बदले मैं कुर्सी ले लूंगा। या हो सकता है कि आप एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल लेके जाएं कि कोई चावल लेके उसके बदले हमको कुर्सी दे दे। कितनी मुश्किल होगी। इसी तरीके से अगर आपको ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो आपको कुर्सी चाहिए और आपके पास पैसा जैसा कुछ तो है नहीं, कोई चीज है ही नहीं दुनिया में पैसे जैसी। तो आप जाएंगे किसी से कुर्सी उधार मांग के लाएंगे, है ना। कुर्सी उधार मांग के लाएंगे, आप उसको 10 दिन इस्तेमाल करेंगे, पुरानी हो जाएगी, वो कहेगा हमारे लिए नई कुर्सी दो। मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लाइफ, कितनी टफ हो सकती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, कितनी टफ हो सकती है, कितनी मुश्किल हो सकती है अगर एक मुद्रा को निकाल दिया जाए। तो यही मुद्रा का लाभ है, यही मुद्रा का महत्व है। आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है, अगला पॉइंट है मुद्रा के लाभ में कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम की प्रणाली की जो मुश्किलें थी, जो परेशानियां थी, जो चुनौतियां थी, उनको मुद्रा ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। कैसे? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली समस्या आती थी दोहरी संयोग की समस्या, है ना। अच्छा, ये दोहरी संयोग की समस्या आपको याद होगी, क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, है ना। कि अब हम क्या चाहते थे दोहरी संयोग में कि अगर राम के पास गेहूं है और उसे जूते चाहिए, लेकिन जूते वाले व्यक्ति को गेहूं नहीं, कपड़ा चाहिए, तो आप बताइए कि राम के लिए जूते खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। वो आप पहले किसी कपड़े वाले के पास जाए, गेहूं इसके ऐसे किसी के पास जाएगा जिसको गेहूं नहीं, कपड़ा चाहिए। अब ये ढूंढेगा कि भाई कोई मिले जो गेहूं लेके कपड़ा दे दे। अब वो कपड़ा ले जाकर के वो जूते वाले को देगा, तब उसे जूते मिलेंगे। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जो चीज सुनने में इतनी परेशानी भरी लग रही है, सोचने में इतनी परेशानी भरी लग रही है, वो करने में कितनी मुश्किल होगी। तो इस तरह की समस्याएं आया करती थी किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में, यानी कि बार्टर सिस्टम में। मुद्रा ने आके इस चीज को आसान कर दिया, क्योंकि मुद्रा आने के बाद राम गेहूं बेचकर पैसे प्राप्त करेगा और उन पैसों से जाके जूते खरीद लेगा, है ना। पैसे लेने में जो जूते वाला है उसको कोई मुश्किल नहीं होगी, या किसी को भी मुश्किल नहीं होगी पैसों के मामले में, क्योंकि पैसा हर कोई आसानी से स्वीकार कर लेता है। इस तरह मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रा और पूंजी की तरलता। यहाँ पर एक शब्द आया है तरलता। आपके लिए थोड़ा हो सकता है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, मैं समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल टर्म के हिसाब से हम तरलता को देखेंगे। अच्छा बताओ, तरल क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तरलता क्या होता है? लिक्विडिटी, है ना। अब लिक्विडिटी क्या है? आप कहीं पर बर्फ रख दो, धीरे धीरे पिघलेगी, बहेगी नहीं। लेकिन आप कहीं पे पानी गिरा दो, वो पानी अपना रास्ता बना लेगा, बहता निकल जाएगा। इसी तरीके से आप गेहूं गिरा दो, चावल गिरा दो, जहां गिराओगे वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप ऑयल गिराते हो, तेल गिराते हो, दूध गिराते हो, तो वो बहता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब कि तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी, जिसका फ्लो बना रहे, है ना, जिसका फ्लो बना रहे। यहाँ क्या है कि यहाँ तरलता का अर्थ है किसी संपत्ति को आसानी से खर्च या भुगतान के लिए इस्तेमाल कर पाना। किसी संपत्ति को आसानी से खर्च या भुगतान के लिए इस्तेमाल कर पाना। मुद्रा को लगभग हर व्यक्ति स्वीकार करता है, इसीलिए पैसे को जरूरत पड़ने पर तुरंत वस्तुओं और सेवाओं में बदला जा सकता है। अगर हमारे पास मुद्रा है, पैसा है,
तो उस पैसे की पैसा लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो सबके काम आते हैं। हमारे पास पैसा है, हम गए, हमने किताब खरीद ली। हमारे पास पैसा है, हम गए, हमने चेयर खरीद लिया। हमारे पास पैसा है, हम गए, हमने मोबाइल फोन खरीद लिया। हमारे पास पैसा है, हम गए, हमने फैन खरीद लिया। हमारे पास पैसा है, हम गए, हमने टेबल खरीद लिया। हमने अपने जीवन की रोजमर्रा की चीजें, दैनिक इस्तेमाल की चीजें खरीद ली। तो अगर पैसा है तो उसका फ्लो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि आसानी से उस पैसे को दे के हम चीजें अपनी जरूरत की खरीद सकते हैं। पैसे के साथ ही पूंजी, पूंजी की भी तरलता होती है। अब पूंजी क्या है आपको पता है? कोई भी ऐसी चीज, जब पैसा हम किसी काम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पूंजी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाभ लेकर के वापस आती है। तो उसी मुद्रा से हमने चीजें खरीदी, ठीक है, उसी मुद्रा को हम किसी जरूरतमंद को अगर उधार देते हैं तो वो भी हमारे लिए वापस पैसे लेकर के आता है। वहां पर भी तरलता बनी रहती है, क्योंकि उधार लेके कोई भी व्यक्ति आपसे चीजें लेके अपनी जरूरत को पूरी कर सकता है। मान लो आप बैंक के पास जाओ और बैंक को कहो कि भाई हमें घर बनवाना है, तो हमें आप लोन दीजिए। वो पूरे प्रोसेस के साथ आपको लोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप जाओ कहने कि हमें घर लेना है, तो ऐसा करो बैंक आप हमें घर दे दो, है ना, तो वो घर नहीं देगा, वो आपको लोन देगा। उस लोन से आप अपनी पसंद से, अपनी जरूरत के अनुसार घर ले सकते हैं। तो ये पैसे और पूंजी की तरलता होती है कि आसानी से किसी भी संपत्ति को हम खर्च या भुगतान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास 10,000 है और आपको अचानक किताबें खरीदनी है, आप तुरंत 10,000 रुपए से किताबें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किताबें हैं और आपको 10,000 रुपए चाहिए, तो आप उन किताबों से 10,000 कमा लें, उन किताबों को बेचकर आपको 10,000 मिल जाए, इस बात की संभावना उतनी नहीं है जितनी कि आप 10,000 रुपए से किताबें खरीदने की संभावना बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि मुद्रा पूंजी को अधिक तरल बनाती है, इसमें तरलता देती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। अब आप कहो कि मैडम ये नए नए शब्द ला रही हैं, पहले आपने तरलता बोला, अब आप गतिशीलता बोल रही हैं। तरलता क्या था? तरल होना, यानी कि फ्लो बने रहना। गतिशीलता क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाना, मूव कर जाना पैसे का, पूंजी का, आसानी से। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे अपने परिवार को 10,000 रुपए पटना में भेजने हैं, ठीक है, तो अब क्या करूं, मैं पैसे निकालूं और पॉकेट में रखूं और उसको जाकर के मैं पटना जाके पहुंचा आऊं। एक ये तरीका हो सकता है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो, पैसे नहीं है और 10,000 रुपए नहीं, मुझे वहां पे सपोज पटना के घर में पर्दे खरीदने हैं, घर के लिए पर्दे देने हैं, तो मैं अब, आप सोचिए कि अगर पूंजी ना हो, मुद्रा ना हो, तो मैं अपने पास से अनाज लेके जाऊं, पटना जाऊं या यहाँ दुकान पे जाऊं, अनाज लेके ढूंढूं कि भाई कौन ये अनाज लेकर के मुझे मुझे पर्दे दे देगा, वैसा व्यक्ति मिल जाए, फिर मैं पर्दे लेके पटना जाऊं। कितना लंबा प्रोसेस, कितनी मुश्किल वाली बात है ना। लेकिन अगर मुद्रा है तो पैसा एक शहर से दूसरे शहर तक, दूसरे या एक देश से दूसरे देश तक भी जा सकता है। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के माध्यम से इसे अब कहीं भी भेजा जा सकता है। आपके पहचान में, आपके पड़ोस में या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति अवश्य होंगे जो भारत से बाहर रहते होंगे, चाहे वो अरब कंट्रीज में रहते हो, चाहे वो अमेरिका रहते हो, चाहे वो कनाडा, लंदन या इस तरह के किसी और देश में, किसी और शहर में रहते हो, या हो सकता है कि हमारे देश में ही दूसरे शहर में रहते हो, दूसरे राज्य में रहते हो। ऐसे में वो अगर अर्निंग करके पैसे कमा के अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं, तो वो हर मंथ, हर साल आते नहीं है। वो पैसे डिजिटल माध्यम से या बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं और उनके परिवार वालों तक पैसे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता बहुत आसानी से बनी हुई है। मुद्रा के कारण पूंजी का स्थानांतरण आसान हुआ है और व्यापार भी बढ़ा है। क्यों? जैसे कि पटना का कोई व्यापारी अगर दिल्ली के व्यापारी को 1 लाख का भुगतान उसको करना है, तो वो बैंक के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो वस्तु विनिमय जैसे सिस्टम में पड़े या कैश के बड़े झंझट में पड़े। तो मुद्रा की गतिशीलता डिजिटल बैंकिंग आने के बाद से, ऑनलाइन बैंकिंग आने के बाद से, डिजिटल भुगतान का सिस्टम आने के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है और इसी ने पूंजी को भी गतिशीलता दी है। आगे चलते हैं।
मुद्रा और पूंजी निर्माण। अब देखो पूंजी निर्माण क्या होता है, आपको याद होगा जब हमने राज्य और राष्ट्र की आय पढ़ी थी तो हमने आय के विषय में उत्पादन के अलग अलग साधनों के सापेक्ष पढ़ा था कि उत्पादन के किस साधन से किस रूप में आय प्राप्त होती है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे श्रम से आय मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है, पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होती है, अलग अलग तरीके से, जैसे कि जमीन या मकान के द्वारा जो आय प्राप्त होती है वो किराए के रूप में, लगान के रूप में प्राप्त होती है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा था। इसी तरीके से अगर मुद्रा को बैंक में जमा किया जाए तो ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। बैंक उस धन को ऋण के रूप में व्यवसाय और उद्योगों को देता है, इससे निवेश बढ़ता है और पूंजी का निर्माण होता है ना। अभी मैंने आपको जो बैंक का सिस्टम बताया कि बैंक से पैसा लेकर, बैंक लोगों से पैसा लेकर के उसको मार्केट में दूसरे लोगों को चलाता है। इसी तरह तो मुद्रा की तरलता, इसी तरह तो पूंजी की तरलता, पैसे का प्रवाह बढ़ता है हमारे देश में, हमारे बाजारों में, हमारे मार्केट में। आप देखते होंगे बच्चों कि बैंक जब सस्ते दर पे लोन देता है, इसको हम अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे, सस्ते दर पे लोन देता है तो लोग लोन ज्यादा लेते हैं कि भाई लोन लेकर के हम अपना अपना ये काम करें, घर खरीद ले, बेटी की शादी कर दें, बच्चों को पढ़ा लें, ये दिस दैट, ये सब लोग करते हैं। तो जब हम ज्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, खूब सारे लोग लोन ले रहे हैं, सभी 10 लाख 15 लाख 20 लाख का लोन ले रहे हैं मार्केट से, तो लोन लेके उस पैसे को खर्च करेंगे लोग, है ना। अपने पास तो जमा करके रखेंगे नहीं, जमा करना होता तो बैंक में ही छोड़ देते, क्यों लेते। तो उस पैसे को लेकर के लोग खर्च करेंगे, नतीजा क्या होगा, मार्केट में खूब पैसा खर्च होगा क्योंकि पैसा आ गया है। अब जब मार्केट में पैसा खर्च बहुत होगा, मुझे बताओ मेरे बच्चों कि अगर मार्केट में किताब एक ही है जिसकी कीमत 100 रुपए है और खरीदने वाले 100 हैं और 100 के पास 1-1 लाख रुपया है, तो इस किताब की कीमत 100 रुपए रह जाएगी क्या। किताब वाला उसको किताब बेचेगा जो ज्यादा दाम देगा, ज्यादा पैसा देगा, यानी कि डिमांड ज्यादा है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। नतीजा ये होगा कि क्या इसको बोलेंगे, इस परिस्थिति को, जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए महंगाई आ जाएगी, मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ये परिस्थिति कब होगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। और ये पैसा कहां से ज्यादा आएगा, बैंक के माध्यम से, है ना। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि बैंक लोगों को ऋण दे रहा है। तो ये बैंक का सिस्टम होता है कि दूसरों से, लोगों से, जनता से पैसा जमा करवा के, निवेश करवा के उस पैसे को बैंक मार्केट में लोन के रूप में चलाता है। और यही चीज हमारे मार्केट में पैसे का प्रवाह बनाई रखती है ना। तो मुद्रा बचत को निवेश में बदलकर पूंजी निर्माण में मदद करती है। इस चीज के विषय में अगले चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो अगला चैप्टर है वो हमारी वित्तीय संस्थाओं का ही है। अभी इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं जितनी आवश्यकता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। देखो बच्चों, जो बड़े पैमाने के बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, उनको बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जैसे कि मशीनों के लिए, कच्चे माल के लिए, मजदूरी के लिए, स्थान के लिए, बिजली खपत के लिए, है ना, अलग अलग तरह की चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसे की, बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता होती है। सपोज हमें एक छोटी सी दुकान खोलनी हो, हमें फल की दुकान चलानी है, तो हो सकता है कि 10,000 में हमारे पास पर्याप्त फल आ जाए, हम एक ठेले पर या अपने घर के एक कोने में हम उस दुकान को लगा दें। लेकिन अगर हमें रिलायंस जैसा, अगर हमें टाटा बिरला जैसा, अगर हमें कोई बहुत बड़ा उद्योग स्थापित करना है, सपोज रिलायंस वालों को ही किसी दूसरे देश में अपना पूरा नेटवर्क स्थापित करना है, तो क्या वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख से हो पाएगा, नहीं, वो हजारों करोड़ में उसका खर्च आएगा, उसका बहुत ज्यादा बड़ा निवेश की आवश्यकता उसमें होगी। ऐसे में वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं बैंक से ऋण लेकर के या दूसरे वित्तीय संस्थानों से साख लेकर के और वो उस आवश्यकता को पूरा करेंगे। ये कब होगा, जब मुद्रा का अस्तित्व हमारे पास है। तो मुद्रा ने बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना को संभव किया है, आसान किया है। आगे चलते हैं, मुद्रा और आर्थिक प्रगति, है ना, मुद्रा और आर्थिक प्रगति। इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि किसी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के मापकों का प्रयोग किया जाता है। बहुत पहले से, पहले चैप्टर से हम ये पढ़ते आए हैं कि अगर किसी देश के, किसी राज्य की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक समृद्धि को, आर्थिक विकास को जानना समझना है
मापना है, उसकी तुलना करनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी राष्ट्रीय आय को समझें और राष्ट्रीय आय के माध्यम से, उसकी जनसंख्या के माध्यम से हम वहां की प्रति व्यक्ति आय को भी समझ सकें। क्योंकि राष्ट्रीय आय तो ओवरऑल व्यू देती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बताती है कि जनता का जीवन स्तर कैसा हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, और इसका मूल्य कैसे व्यक्त किया जाता है? मुद्रा में। अगर भारत के लिए ये आंकड़ा हम निकाल रहे हैं तो रुपए में व्यक्त करते हैं, अमेरिका के लिए निकाल रहे हैं तो डॉलर में व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से बढ़कर, 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि उस देश का आर्थिक सुधार हो रहा है, उस देश की आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। तो मुद्रा आर्थिक प्रगति को मापने का साधन है ना। ये सारा मुद्रा का महत्व है, मुद्रा के लाभ हैं। देखो मैंने हर पेज में आप देखोगे एक पॉइंट यहाँ पे बोल्ड करके दिया हुआ है, ये देखो हर पेज में, ये देखो हर पृष्ठ में, हर स्लाइड पे आप देखोगे एक पॉइंट नीचे मैंने बोल्ड करके दिया है, ये देखो, ये देखो हर पेज में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर जो चीजें लिखी है आपके समझने के लिए, आपके जानने के लिए है, लेकिन जो नीचे बोल्ड करके दिया गया है वो एक वन लाइनर पॉइंट है। तो अब आपसे पूछा जाए कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है या मुद्रा का लाभ क्या है, तो आप इनमें से कोई 5 पॉइंट लिख देंगे, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा के माध्यम से देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का पता लगाया जा सकता है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है सामान्यतः लोगों की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच बढ़ सकती है। आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप सोचते हैं चलो जमीन पे ही बेड लगा करके सो जाते हैं, कल आपके पास जब पैसा आ जाता है तो आप सोचते हैं कि चलो एक पलंग खरीद लेते हैं, और ज्यादा पैसा आता है तो सोचते हैं कि एक बड़ा बढ़िया सा मैट्रेस लेते हैं, अच्छी क्वालिटी की चादर लेते हैं, कमरे में एसी लगवा लेते हैं कि रात को नींद अच्छी आए। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे वस्तुओं तक, सेवाओं तक हमारी पहुंच बढ़ती है। आज पैसा कम है तो पैदल चले जा रहे हैं, कल थोड़ा ज्यादा हुआ तो ई रिक्शा लेना शुरू करते हैं, और बढ़ता है तो बाइक ले लेते हैं, और साल 2 साल बाद जब स्थिति और अच्छी हो जाती है तो हम कार ले लेते हैं, है ना। तो जैसे जैसे मुद्रा बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे वस्तुओं और सेवाओं तक हमारी पहुंच बढ़ती है। और सरकार भी देखो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन चीजों पे खर्च करती है। कब? जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है, देश की आय बढ़ती है, देश की अर्थव्यवस्था फायदे में जाती है, तो इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। देखो जब हम कमाएंगे ज्यादा, खर्च ज्यादा करेंगे, तो बट नेचुरल है कि हम टैक्स भी ज्यादा देंगे। एक सही व्यक्ति के नाते, एक सही नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम टैक्स भी प्रॉपर तरीके से पे करेंगे। जब हम टैक्स पे करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के पास अच्छी आमदनी आएगी, अच्छा पैसा आएगा, और जब सरकार के पास अच्छा राजस्व आएगा तो सरकार क्या करेगी? हमारे और आपके कल्याण में लगाएगी, हमारे विद्यालयों में लगाएगी, हमारी सड़कों में लगाएगी, पुल बनाएगी, देश का, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कराएगी, है ना, ये चीजें करेगी। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि पेयजल जैसी सुविधाएं, बिजली पानी की सुविधा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इन सब चीजों पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू करेगी। तो मुद्रा के माध्यम से आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक कल्याण का आकलन किया जा सकता है कि अगर राष्ट्रीय आय अच्छी है तो सरकार बहुत चीजों में हमारे लिए भी कार्य करती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बचत, सेविंग। अब देखो जब हमारे पास आय आ रही है, हम खर्च कर रहे हैं और बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, तो बचत एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आज के समय में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज की बचत कल का भविष्य है ना। आज हमारे पास अगर 1000 रुपए आ गए, हमने हजारों एक दिन में खर्च कर दिए, और कल के लिए हम सोचें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे काम चलाएंगे, तो कितनी विकट स्थिति आ जाएगी। इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। आय का वह भाग जो वर्तमान में खर्च न करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए, उसे हम बचत कहते हैं। किसे बचत कहते हैं? आय का वह भाग जो वर्तमान में पूरी तरह से खर्च न करके उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए, उसे हम बचत कहते हैं। बचत का सूत्र क्या है? आय में से व्यय को घटा दीजिए।
आपके पास 10 रुपए की आय है, आपने 4 रुपए खर्च किए, 6 रुपए बचा लिए, तो ये 6 रुपए आपकी बचत हो गए, है ना। किसी व्यक्ति की मासिक आय यदि 25,000 है और खर्च 20,000 है, तो उसका बचत 5,000 की राशि होती है। ये बचत इसलिए भी महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि आप देखिए, अगर आपके माता पिता आपके पढ़ाई में एक अच्छी राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने बचत करके रखा हुआ है, तब तो आज आपकी पढ़ाई में लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस बचत का महत्व क्या है? पहला इसका महत्व है कि इससे भविष्य की सुरक्षा होती है। भविष्य के लिए हम थोड़े से निश्चिंत होते हैं कि चलो, हम परेशानी ज्यादा नहीं होगी, हम आसानी से अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे। इसी तरह से आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता, अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए और हमारे पास बचत न हो, तो हम क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं से उधार लेने जाएंगे, बैंक से ऋण लेंगे, या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से, लाइक कोई रिश्तेदार हो सकता है, ये कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई साहूकार सेठ हो सकता है, क्योंकि हमें अपने खर्च तो रोकने नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए, ईश्वर न करे किसी के यहाँ कोई बीमार पड़े, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कहीं ना कहीं से हमें रकम जुटानी पड़ती है, हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अगर हमारे पास बचत है तो इन चीजों में हमें कहीं ना कहीं लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। बच्चों की शिक्षा, विवाह जैसे बड़े खर्च, आप अपने घर में देखिए, आपके माता पिता शुरू से ही बचत थोड़ी थोड़ी करते आए होंगे, ताकि जब आप बड़े हो और उच्च शिक्षा के लिए जाएं, या आपके बड़े होने पर आपकी शादियों की बातें हो, तो उनके पास पर्याप्त राशि उपलब्ध हो, जो कि वो अच्छे से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और बच्चों के विवाह आदि में लगा सके। घर या व्यवसाय शुरू करने में सहायता, कई बार क्या होता है कि हमें घर बनवाना है, तो वही पैसे रहेंगे तभी तो घर बनवाएंगे। हमें बिजनेस सेटअप करना है, कहां से करेंगे? पैसे, हर काम मुद्रा पे डिपेंड है, और ये मुद्रा जब हम बचत करेंगे तभी हमारे समय पर, सही समय पर हमारे लिए उपलब्ध रहेगी। अब देखो, बचत के साधन क्या है, इन चीजों के बारे में हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बस इसके टॉपिक्स बता रही हूँ। बचत खाता, हम सेविंग अकाउंट बैंक में खोल के वहां अपना जो हमारा जो बचत है उसको जमा कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है, हमारे हाथ में पैसे होते हैं तो खर्चे भी दिखते हैं और खर्च हो ही जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम सेविंग अकाउंट खोल करके बैंकों में अपनी बचत को जमा करें, तो वो एक जगह पे सुरक्षित रहती है। सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी भी कहते हैं। ये एफडी यानी कि हमने पैसा फिक्स कर दिया बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग, बैंक के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और वो अपने हिसाब से सही समय पर कुछ अवधि के बाद हमें अच्छे इंटरेस्ट के साथ, अच्छे ब्याज के साथ हमें पूरी राशि वापस करते हैं। आवर्ती जमा यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, हर महीने एक फिक्स राशि जमा होती है इस डिपॉजिट में, इस खाते में, और वह राशि, जैसे मान लीजिए हमने 2 साल के लिए 4 साल के जमा की, उसके बाद हमने जमा करके उसको छोड़ दिया, जैसे भी था वैसे ही उसको छोड़ दिया उसी अकाउंट में, फिर 2 3 4 साल बाद जैसा भी नियम हो, जैसे भी रूल हो, वो कुछ समय के बाद हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। नेक्स्ट है डाकघर बचत योजना। डाकघर की तरफ से भी, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें शुरू की जाती हैं जिसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छी राशि प्राप्त होती है। राष्ट्रीय बचत पत्र, एनएससी, ये भी बहुत बढ़िया है। आप बहुत ही कम अमाउंट से लेकर के ज्यादा अमाउंट तक एनएससी खरीद के रख सकते हैं, जो कि कुछ वर्षों के बाद हमें अच्छे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ बीमा योजनाएं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं अलग अलग बैंकों में चलती हैं, जिसके द्वारा हम पीपीएफ करा के, सार्वजनिक भविष्य निधि करके अपने भविष्य के लिए पैसे सुरक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं साख पर। अब साख के बारे में हमने डिस्कस किया था, साख के विषय में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था से पैसा या वस्तु आधार लेना, या और उसे भविष्य में वापस करने का वादा करना, यही साख है। हमें कोई व्यक्ति उधार क्यों देगा, हमें कोई व्यक्ति पैसे लोन या ऋण के रूप में क्यों देगा? तभी देगा जब उसे इस बात का विश्वास हो कि हम सही समय पर उसे वापस कर पाएंगे,
एक तो हमारी नीयत वापस करने की होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास उसके लिए सोर्स होना चाहिए कि हम वापस कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। अगर हमारी कोई नौकरी नहीं है, कोई साधन आय का नहीं है, और हम किसी से जाके कहें कि 2 लाख रुपए दो, हम तुमको अगले महीने वापस कर देंगे, वो किस आधार पे देगा? जब हम अपने लिए खुद ही कमा नहीं पा रहे हैं, भोजन नहीं जुटा पा रहे, तो उसको 2 लाख रुपए हम किस आधार पे वापस करेंगे? तो वो क्यों हमें देगा, है ना? तो साख जो होता है, विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था से पैसा जब इस आधार पे मिलता है हमें कि हम उसको सही समय पर भविष्य में लौटा सकते हैं, इसका वादा हम करते हैं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, तो ये साख कहलाता है। देखो, साख वह व्यवस्था है जिसमें ऋणदाता के विश्वास के आधार पर ऋण लेने वाला व्यक्ति वर्तमान में धन या वस्तु प्राप्त करता है और फिर भविष्य में उसे निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस करने का वादा करता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आपको घर में फ्रिज की आवश्यकता है, ठीक है? आप गए किसी दुकान में, बहुत सारी तमाम दुकानें हैं इसके लिए, वहां पर गए और आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, लेकिन आपको आवश्यकता है, आप अच्छी जॉब में हैं, तो क्या होगा? तो उसके लिए आप जब ऐसी दुकानों पे जाएंगे तो अलग अलग कंपनी के लोग बैठे रहते हैं, है ना, जो कि आपकी सैलरी, यानी कि आपकी जो नौकरी है, आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है, उन सब चीजों के आधार पे आपको फाइनेंस करते हैं कि अगर फ्रिज की कीमत 40,000 रुपए है तो वो 40,000 का फाइनेंस करेंगे, थोड़ा सा डाउन पेमेंट आपसे लेंगे, एडवांस में लेंगे, तो आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, और आपके लिए एक ईएमआई फिक्स कर देंगे कि हर महीने इतनी किस्त आपके बैंक अकाउंट से कटेगी। ये क्यों किया उन्होंने देखा कि आपकी नौकरी है, उन्होंने देखा आपका आधार कार्ड ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, आपका पैन कार्ड ठीक है, आप विश्वसनीय व्यक्ति हैं, तब उन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया, है ना? यही है साख। इस साख में 2 पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी, यानी कि क्रेडिटर और डेबिटर। ऋणदाता जो पैसा या वस्तु उधार देता है, जबकि डेबिटर यानी कि ऋणी जो पैसा या वस्तु उधार लेता है और बाद में उसे वापस करता है। आगे चलते हैं। अब साख के आधार क्या क्या होते हैं, देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण में और 2-3 पंक्तियों में बता दिया था, अब इसको पूरी स्लाइड में देखेंगे, 2 स्लाइड्स में। इसका पहला आधार है विश्वास। साख का सबसे पहला आधार है विश्वास। ऋणदाता तभी पैसे देगा जब उसे विश्वास हो कि ऋणी सही समय पर पैसा वापस कर देगा। उदाहरण के लिए, बैंक ने राहुल को 2 लाख रुपए का कर्ज दिया क्योंकि बैंक को विश्वास है कि राहुल अपनी आय से समय पर ऋण वापस कर सकता है। अगर यह विश्वास न होता तो बैंक क्यों ऋण देगा? बैंक नहीं देगा, क्योंकि बैंक को भी उसका वही बिजनेस है कि लोन देना और सही समय पर उसकी वसूली करना। दूसरा है चरित्र। ऋण लेने वाले व्यक्ति का ईमानदार और जिम्मेदार होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति पहले से लिया हुआ ऋण समय पर चुकाता रहा है तो बैंक उस पर अधिक भरोसा कर सकता है। लेकिन मान लीजिए हमने एक बार बैंक से लोन लिया, मैंने सही समय पर नहीं चुकाया, बड़ी दिक्कत हो गई भाई, ईएमआई नहीं भरा या टाइम पर नहीं कंप्लीट किया या बहुत तरह की समस्याएं, तमाम तरीके की दिक्कतें हुई, तो अगली बार जब हम लोन लेने जाएंगे, उस बैंक में जाए या किसी और बैंक में जाए, तो एक होता है सिबिल स्कोर, है ना? सिबिल स्कोर, आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ा सर्च कीजिएगा। वो स्कोर हमारा इतना डाउन हो जाएगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे ऊपर विश्वास करना, हमारी विश्वसनीयता, ये सब कुछ संदेह के घेरे में आ जाएगी, और हो सकता है कि जो लोन हमें 10 लाख तक मिल सकता था, बैंक की तरफ से अलॉट हो सकता था, वो लोन हमें केवल 7 लाख मिले, केवल 6 लाख मिले, क्योंकि हमारे ऊपर ये विश्वसनीयता हमने खो दी है। क्यों? अपनी ईमानदारी और अपने समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण। उदाहरण देखिए इसका क्या है कि सीमा ने पहले बैंक का ऋण समय पर चुका दिया, अब वो दोबारा ऋण मांगती है, तो बैंक उसके पुराने रिकॉर्ड को देखकर उस पर भरोसा कर सकता है और दोबारा उसे ऋण दे सकता है। लेकिन अगर परिस्थिति इसके प्रतिकूल हो, इसके विपरीत हो कि सीमा ने पहले बैंक का ऋण सही समय पर नहीं चुकाया हो, तो आप बताइए, आपको एक बार आप गए, आपके पापा से, आपने पापा से ही लो, बैंक को तो छोड़ो, आपने पापा से 50 रुपए मांगे कि पापा मुझे कॉपी खरीदनी है, पापा ने दे दिया। अब शाम को पापा ने देखा ये कॉपी खरीदने के बदले दोस्तों के साथ खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अगले दिन आप फिर गए, पापा कॉपी खरीदनी है, पापा क्या कहेंगे? कल तो दिया था पैसा, तुमने उड़ा दिया, इसका मतलब अभी भी झूठ बोल रहे हो। आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी, आप पर यकीन नहीं करेगा कोई, और दोबारा आपकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आएगा। जब आपके पिताजी
आपकी सहायता के लिए आगे ना आए, उनका विश्वास आप पर से हिल गया, तो आप बताओ कि दूसरा कोई कैसे करेगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है ऋण की अवधि। ऋण कितने समय के लिए लिया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि 20,000 का ऋण 6 महीने के लिए लिया जाए या 10 लाख का ऋण 10 साल के लिए लिया जाए, दोनों की परिस्थितियां अलग होगी। क्योंकि 20,000 का ऋण 6 महीने के लिए, आप देखो कि 20,000 छोटी रकम है और 6 महीने का समय है, अच्छा है। लेकिन 10 लाख का ऋण अगर 10 साल के लिए लिया जाए, दोनों में कितनी चीजें डिफरेंस है। हमने कितना ऋण लिया है, कितनी अवधि के लिए लिया है, और उसमें औसतन हमें प्रति माह कितना जमा करना पड़ेगा, इन चीजों का भी उतना ही महत्व होता है। लंबे समय के ऋण में ऋणदाता को अधिक समय तक जोखिम रहता है और वो अधिक समय तक इस प्रेशर में रहता है, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी होता है कि मैं कैसे इतने समय के लिए ऋण को देना मैनेज करूं। अगर 6 महीने में मुझे 60,000 रुपए भरने हैं और 10 साल में मुझे सपोज 75,000 रुपए भरने हैं, 1 लाख रुपया भरना है, तो निश्चित रूप से 10 साल वाले में वो थोड़ा निश्चिंत रहेगा, लेकिन लंबे समय तक उसकी ईएमआई जाएगी, लंबे समय तक उस पर ऋण का प्रेशर भी रहेगा। ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि उस जो ऋणी है उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका बैक सपोर्ट कितना है ना। आगे है कि ऋणदाता यह भी सोचता है कि भविष्य में ऋणी की आय, क्षमता और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन भी हो सकता है। बैंक इस बात को भी ध्यान में रखता है कि मान लो कि मेरी नौकरी 1 साल है और मैं लोन ले रही हूँ 20 साल के लिए, तो वो तो सोचेगा ना बैंक, 1 साल के बाद तो ये रिटायर हो जाएंगी, तो 1 साल के बाद फिर इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ये कहाँ से कर चुकाएंगी। तो कहीं ना कहीं उस बात को भी बैंक ध्यान में रखेगा। अब है कुछ साख पत्र। एक चीज जो इसमें नहीं लिखी है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं, इसको अगले लेक्चर में पूरा करेंगे कि एक तरीके से और बैंक ऋण देता है, हालांकि इसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले थे, कि संपत्ति पर भी ऋण मिलता है। मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं नौकरी नहीं करती, लेकिन मेरे नाम पर मकान है मेरा, है ना, तो उस मकान को बैंक के पास बंधक रख के भी मैं ऋण ले सकती हूँ। उसके एवज में भी बैंक मुझे पैसा देगा कि मकान के बदले हमने 20 लाख रुपए इनको दे दिया। क्या सोच के देगा कि या तो मैं उसका ईएमआई दे करके पूरा बैंक का ऋण चुकाऊं, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर मैं समय पर ऋण न चुका पाई तो बैंक उस मकान को बेचकर उसको नीलाम करके अपनी राशि वसूल करेगा। तो ऐसा समझो कि वो मकान मैंने जमानत के तौर पे रखा है, गारंटी के तौर पे रखा है कि भाई हम ऋण दे देंगे और नहीं दिया तो आप इसको लेकर के अपना पैसा वसूल कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें साख की थी, बड़ी जरूरी है साख। भाई आप सोचिए कि आपके जीवन में आप पे अगर विश्वास आपके परिवार वालों को, आपके मोहल्ले वालों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके कुलीग्स को, आपके टीचर्स को, आपके सहपाठियों को न हो, तो आपके पास किसका सपोर्ट है, कौन है आपके साथ। तो ये साख बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो विश्वास बनाए रखिए, विश्वास ही जीवन का आधार है, विश्वास ही साख का आधार है, विश्वास ही आपके करियर का आधार है। तो खुद पे भी विश्वास रखिए, अपना विश्वास दूसरों से भी बनाए रखिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।